नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लॉटिंग टाइम के ऊपर बात करने वाले हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टाइप का इन्वेस्टिगेशन है जो हेमेटोलॉजी में रूटीनली लैब्स में यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी हम कोएगुलेशन प्रोफाइल या जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं या कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें एक क्लॉटिंग टाइम एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। तो मैं डॉक्टर एस के सूतकर, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको हीमोस्टेसिस के बारे में जानना होगा कि हीमोस्टेसिस होता क्या है। और हीमोस्टेसिस एक तरह की जो मैकेनिज़्म है जिस मैकेनिज़्म के थ्रू एक जो ब्लड वेजल्स की जो पंचर्ड साइड है या जो जिसमें इरोजन हो गया है, डिनोटेशन हो गया है, उस साइड को बेसिकली सील किया जाता है। और इस सील करने की जो प्रक्रिया है या उस लीकेज को बंद करने की जो प्रक्रिया है या मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म को ही हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। तो इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं इस मैकेनिज़्म में। और इनिशियल तौर पे इसमें एक टेम्परेरी टाइप का एक प्लग बनता है जिसको प्लेटलेट प्लग बोलते हैं। और इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स के बाद ये जो प्लेटलेट प्लग बनता है, टेम्परेरी प्लग बनता है, इस प्लग के जो बनने की जो प्रक्रिया है उसको प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते हैं। और दूसरी ओर इस प्लेटलेट प्लग के ऊपर मल्टीपल कोएगुलेशन फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। और वो एक्टिवेट होने की वजह से दोनों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो पाथवेज होते हैं कोएगुलेशन सिस्टम के, वो एक्टिवेट होते हैं। और फाइनली जो सोल्यूबल फिब्रिनोजन है, एक तरह का जो प्रोटीन है जो लिवर से सिंथेसाइज होता है, जो सोल्यूबल फिब्रिनोजन एक इनसोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है या एक मैसबर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। या तो इस तरह से जो प्लेटलेट प्लग जो टेम्परेरी प्लग था वो उसके ऊपर चारों तरफ ये फिब्रिन का डिपोजिशन होने लगता है। और एक तरह से वो जो प्लग है वो एक मैसबर्ग की तरह परमानेंट प्लग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट होने का और एक फाइब्रिनोजन से फिब्रिनोजन बनने का, फिब्रिन बनने का, ये पूरा प्रोसेस सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में आता है। तो अगर हम यहाँ पे प्लेयर्स के बारे में बात करें कि हीमोस्टेसिस में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है वो प्लेटलेट है। और ये इस प्लेटलेट और ब्लड वेजल्स की जो इंटरेक्शन होता है आपस में, उसकी वजह से पहला जो स्टेप या पहला जो टेम्परेरी प्लग बनता है उसको प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते हैं। दूसरी ओर जो कोएगुलेशन सिस्टम है और फिब्रोनोलिटिक सिस्टम है, इनके एक्टिवेशन के बाद एक्चुअली सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का काम शुरू होता है। तो ये दो तरह के सिस्टम हीमोस्टेसिस थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्लेटलेट प्लग बना हुआ है उसके ऊपर कोएगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले जो इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनसे टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होता है। उसके बाद जो प्लेटलेट की सरफेस है इसके ऊपर फॉस्फोलिपिड्स का जो कॉम्प्लेक्स है उसका एक्सप्रेशन होने लगता है। और एक बार जो फॉस्फोलिपिड इस पर एक्सप्रेस हो गए तो इसी फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर बहुत सारे कोएगुलेशन इनएक्टिव कोएगुलेशन फैक्टर्स एक्टिव कोएगुलेशन फैक्टर्स में कन्वर्ट होते हैं और फाइनली थ्रोम्बिन बनता है। और ये थ्रोम्बिन का जो मेन रोल होता है, बेसिकली इसी का इम्पोर्टेंट रोल होता है फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्ट करने का। तो जो इनसोल्यूबल फिब्रिनोजन है वो सोल्यूबल फिब्रिनोजन है वो इनसोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि नीले कलर में जो दिख रहा है वो फिब्रिन स्ट्रैंड्स हैं। और तो इस फिब्रिन पॉलीमराइजेशन के बाद जो क्लॉट बनता है या जो परमानेंट प्लग बनता है वो परमानेंट होता है और पूरी तरह से जो इंजर्ड ब्लड वेसल उसको सील कर देता है। तो अगर हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस को पता करना चाहें कि हम ये इसमें जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं इनकी कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, तो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं लैब में। लेकिन जो कॉमनली टेस्ट यूज़ होते हैं तो इसमें क्लॉटिंग टाइम होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है। तो ये जो तीन बेसिकली जो टेस्ट हैं इनके द्वारा हम एक्चुअली कोएगुलेशन सिस्टम को ही स्क्रीन करते हैं। और इसमें कोई जो फैक्टर्स होते हैं उनमें कोई डिफिशियंसी तो नहीं है। अगर डिफिशियंसी है तो जो कोएगुलेशन है वो अच्छी तरह से फॉलो नहीं हो पाएगा।
इसके अलावा विटामिन के का भी इसमें रोल है कोएगुलेशन में, दूसरा कैल्शियम का भी रोल है इसमें कोएगुलेशन में। तो इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। और जब भी ये फैक्टर्स या कोएगुलेशन सिस्टम का डिफेक्ट होता है तो डीप टिश्यू ब्लीडिंग होती है। जबकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर में ब्लीडिंग टाइम के समय हमने देखा था कि जब भी प्लेटलेट में डिसऑर्डर होगा या ब्लड वेसल वॉल में डिसऑर्डर होगा तो उसमें सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है। जबकि इस केस में जब भी सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में प्रॉब्लम्स होंगी या जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनमें डिफेक्ट होगा तो इसमें डीप टिश्यू ब्लीडिंग होती है। अगर हम कोएगुलेशन फैक्टर के एक्टिवेट होने के बारे में बात करें तो इसमें विटामिन के का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो विटामिन के है ये हेल्प करता है बहुत सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स को, इनएक्टिव जो कोएगुलेशन फैक्टर हैं उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में या फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो बेसिकली विटामिन के जो इनएक्टिव फैक्टर्स हैं उनको गामा कार्बोक्सिलेटेड कर देता है और इस तरह से वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन है, फैक्टर 7 है, फैक्टर 9 है और फैक्टर 10 है। ये जो कुछ फैक्टर हैं जो बेसिकली विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं। और अगर विटामिन के एब्सेंट है या इसकी डिफिशिएंसी है तो ये जो फैक्टर्स हैं वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और कोएगुलेशन प्रोसेस वहाँ पूरा नहीं हो सकता है। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये प्लेटलेट की सरफेस है एक्चुअली जो फास्फोलिपिड्स की बनी होती है और इस फास्फोलिपिड्स की सरफेस पे ही सारा कोएगुलेशन प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनएक्टिव जो कोएगुलेशन फैक्टर हैं वो एक्टिव कोएगुलेशन फैक्टर में कन्वर्ट होते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं इनको जो फास्फोलिपिड की सरफेस है उसके साथ में कैल्शियम के द्वारा इनको होल्ड किया जाता है। तो एक तरह से जो फैक्टर्स हैं इनको बांध के रखा जाता है फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड सरफेस पर। वो काम जो होता है वो कैल्शियम का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम जो है वो फॉस्फोलिपिड सरफेस पे जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं उनको बाइंड करके रखा हुआ है। और इस तरह से मल्टीपल स्टेप्स होते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि जो सोल्यूबल फिब्रिनोजन है वो फाइनली फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारा ये स्टेप्स हैं कैसे कोएगुलेशन फैक्टर्स का एक्टिवेशन होता है। इसमें विटामिन के का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा अगर हम कोएगुलेशन में कैल्शियम के रोल के बारे में जानें तो जैसा कि मैंने बताया था कि कैल्शियम जो है वो जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं या गामा कार्बोक्सिलेज जो रेसिड्यूज़ होते हैं, एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 9, इनको फॉस्फोलिपिड की सरफेस पे बाइंड करके रखता है ये। तो पिछले उसमें स्लाइड्स में भी मैंने बताया था कि कैल्शियम जो है वो फैक्टर्स को होल्ड करके रखता है और जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है उसके साथ में बाइंड करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैल्शियम का रोल प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कन्वर्सन करने में भी है। फैक्टर 13 से एक्टिवेटेड फैक्टर 13 में है, फैक्टर 10 से फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में। तो इस तरह से कैल्शियम का रोल है। तो मेन रोल है इसका कि वो जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं उनको फॉस्फोलिपिड की जो प्लेटलेट की सरफेस है उस पर इनको बाइंड करके रखने का है। अगर हम कोएगुलेशन कैस्केड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो तरह की कोएगुलेशन प्रोसेस चलते हैं। एक तो इंट्रिंसिक पाथवे कहलाता है, दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे कहलाता है। और इस इंट्रिंसिक पाथ में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जिसमें फैक्टर 12 से लेके फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9 और फैक्टर 8 ये सारे जो मिल गए हैं एक इंट्रिंसिक पाथवे बनाते हैं। उसके बाद ये फाइनली फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट करते हैं जो कॉमन पाथवे है। उसके अलावा दूसरी ओर हम देखें तो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, इसमें टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होता है और ये टिश्यू फैक्टर एक्चुअली फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है। तो ये फैक्टर 7 जो है वो फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से दोनों ही एक कॉमन पाथवे में आ जाते हैं जिसमें फैक्टर 10 का कन्वर्शन होता है एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में। और एक बार जो फैक्टर 10 एक्टिवेटेड हो जाता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्शन हो जाता है इसका। और थ्रोम्बिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो सोल्यूबल फिब्रिनोजन है, जो सोल्यूबल प्रोटीन फिब्रिनोजन है, उसको इनसोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। तो यही फाइनली एक इसको हम क्लॉट कहते हैं। तो ये पूरा जो मैकेनिज़्म है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कोएगुलेशन कैस्केड का
और अगर हम इंट्रिंसिक पाथवे हैं, इसको अगर हम मेज़र करना चाहें या इसके फैक्टर्स के बारे में पता लगाना चाहें कि कोई इसमें फैक्टर डिफिशिएंट है तो नहीं है, तो इसके लिए हम APTT टेस्ट लगाते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। दूसरी ओर एक्सटेंसिव पाथवे का अगर हमको पता लगाना है या कॉमन पाथवे जो है उनमें कोई फैक्टर डिफिशिएंट तो नहीं है, तो इसके लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट लगाते हैं। और ये दोनों ही टेस्ट कोएगुलेशन बेसिकली जो कोएगुलेशन सिस्टम है उसको स्क्रीन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इनके बारे में हम आगे वीडियोस में जानेंगे। तो क्लॉटिंग टाइम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लड टू फॉर्म ए क्लॉट। तो जो क्लॉट बनने का जो समय है, जब हम ब्लड को निकाला है और उस समय से लेके क्लॉट बनने का जो समय है, उस समय को पूरा हम क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। और इस क्लॉटिंग टाइम में स्पेशली हम लोग इंट्रिंसिक क्लॉटिंग फैक्टर्स जो मैंने बताए थे, फैक्टर 12 हो गया, फैक्टर 11 हो गया, फैक्टर 9 हो गया और फैक्टर 8 हो गया, तो ये कुछ 4 फैक्टर हैं। तो इनके बारे में हमें मेन इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है कि इनमें कोई डिफिशिएंसी तो नहीं है। इसके अलावा इस क्लॉटिंग टाइम का जो यूज़ है वो हीमोफीलिया को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, जिसमें फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी होती है। और इसके अलावा इसको मॉनिटर्स जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी है उसको भी मॉनिटर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और इसमें नॉर्मल जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो करीब 3 to 9 मिनट्स होता है। तो इसके दो मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है उसको टेस्ट ट्यूब मेथड बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले पेशेंट का ब्लड हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसको ब्लड को लेने के बाद एक जो टाइमर है उसको स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे उस ट्यूब को टिल्ट करते रहते हैं 30-30 सेकंड में, और उस क्लॉट फॉर्मेशन को देखते हैं कि कितनी जल्दी इसमें क्लॉट बन रहा है। और जैसे ही उसमें क्लॉट बनता है उस समय को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से क्लॉटिंग टाइम का बहुत ही सिंपल तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है वो 3 to 9 मिनट्स रहता है, जैसा कि मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली ट्यूब में अनक्लॉटेड ब्लड है, दूसरी ट्यूब में क्लॉटेड ब्लड है। दूसरा मेथड है जो कैपिलरी मेथड का, इसी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है लैब्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 10 सेंटीमीटर की जो कैपिलरी ट्यूब है उसको लेते हैं, जिसका बोर डायामीटर 1 मिलीमीटर का होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए इसको। और इसी में हम जो ब्लड है उसको लिया जाता है और 30-30 सेकंड पे इसके एक एंड से इसको तोड़ते जाते हैं। हर 30 सेकंड पे इसको तोड़ते जाते हैं और जब तक तोड़ते हैं जब तक कि इसमें फिब्रिन स्टैंड्स दिखने लगें। जैसे ही एक धागे की तरह जो फिब्रिन स्टैंड्स अगर दिख जाते हैं हमको, तो हम उसी समय को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको इस टोटल टाइम को कैलकुलेट किया जाता है और इस तरह से क्लॉटिंग टाइम को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल जो क्लॉटिंग टाइम है 3 to 9 मिनट्स होता है। तो ये दोनों मेथड्स थे। इसके अलावा इन दो मेथड्स के अलावा और भी जो मैंने बताया था कि क्लॉटिंग सिस्टम को अगर हमको मेज़र करना है तो उसके लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का भी उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं वो हेमेटोलॉजिकल जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें बहुत वाइडली यूज़ किए जाते हैं। और आजकल जो है वो ऑटोमेटेड कोएगुलेशन एनालाइज़र आ गए हैं, तो उनके द्वारा भी इनको असेस किया जाता है। तो इनके बारे में हम आगे वाले वीडियोज़ में जानेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के बारे में। तो यहाँ पे एक कोएगुलेशन कैस्केड है जो मैंने बनाई है। तो जो जैसा कि मैंने बताया था कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसको हम बेसिकली APTT के द्वारा या एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के द्वारा चेक कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली जो फैक्टर 12 है, फैक्टर 11 है, फैक्टर 8 है और फैक्टर 9 है, उनका डिटेक्शन किया जाता है या इनमें कोई डिफिशिएंसी तो नहीं है, इसका पता लगा सकते हैं हम APTT करके। दूसरी ओर एक्सटेंसिक पाथ में प्रोथ्रोम्बिन टाइम का जो एस्टिमेशन होता है इस पूरे पाथवे को चेक करने के लिए, तो इसमें जो फैक्टर्स हैं इसमें फैक्टर 7 है, फैक्टर 9 है, फैक्टर 5 है, फैक्टर 2 है एंड फैक्टर 1 है। तो इन सब का अगर कोई डिफिशिएंसी होगी तो ये जो एक्सटेंसिक पाथवे है ये पूरी तरह से हो नहीं पाएगा या एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स की डिफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों टेस्ट भी कोएगुलेशन सिस्टम की स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होते हैं और इनका बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है लैब्स के अंदर। तो ये कोएगुलेशन सिस्टम के बारे में था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।